रेरा के 7 साल और 7 सवाल, या यूं कहूं कि रेरा की 7 सालों की 7 बड़ी नाकामयाबियां। रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक ऐसा कानून जिससे ये एक्सपेक्टेड था कि इंडियन रियल एस्टेट को ये पूरी तरह से बदल कर रख देगा। एवरेज होम बायर्स जो बिल्डर के हाथों काफ़ी दिनों तक विक्टिम बने बैठे थे, उनमें ये उम्मीद जगाई गई थी कि रियल एस्टेट रिफॉर्म्स का ये सबसे बड़ा स्टेप है। जितनी भी इंडस्ट्री नैरेटिव दिए गए थे, जितने भी पॉलिसी नैरेटिव दिए गए थे, वो यही कहा गया था कि रेरा इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन रियल एस्टेट। 7 सालों के बाद 2017 में ये फाइनली एग्जिस्टेंस में आया है, और 1 मई 2024 एग्जैक्टली 7 साल के बाद आज जब हम इसका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो सिवाय नाकामियां के, सिवाय कन्फ्यूजन के कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ट्रैक टू रियल्टी ने एक सर्वे किया कि पोस्ट रेरा होम बायर का सेटिस्फैक्शन इंडेक्स क्या है, रेरा से कितने होम बायर सेटिस्फाइड हैं। सिर्फ 26%। मतलब कि हर 4 में 3 घर खरीदारों के लिए ग्राउंड रियलिटी नहीं बदली है। रेरा को जब कंसेप्चुअलाइज किया गया था तो एक वॉचडॉग के तौर पे किया गया था। ये कहा गया था कि बिल्डर में इसका एक डर होगा, जैसे बहुत सारे मैच्योर्ड मार्केट्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दुबई की बात करूं तो दुबई में एक बिल्डर अगर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है और 20-80 स्कीम लेकर आता है कि आप 20% अपफ्रंट पेमेंट करें और रेस्ट 80% ऑन पोजीशन दें, तो रेरा उसे बुलाकर पूछता है कि आपके पास फंडिंग के सोर्स क्या हैं। आप एक्सिक्यूशन अनसर्टेनिटी के साथ प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। अगर आपके पास फंड हैं तो आप एस्क्रो अकाउंट में डालें, उसके बाद ही आप लॉन्च कर सकते हैं। इंडिया में भी शुरू में जो बहुत सारे सजेशन थे, जिसमें एक बहुत अच्छा सजेशन ये था कि द रेगुलेटर विल हैव द पावर टू क्रॉस चेक द क्रेडेंशियल्स ऑफ द डेवलपर, एंड इफ ही हैज डिफॉल्टेड ट्वाइस इन द पास्ट ही विल नेवर गेट ए न्यू लाइसेंस। इसका मतलब ये हुआ कि रेरा एक अप्रूवल देने के पहले, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देने के पहले बिल्डर का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा, और अगर बिल्डर ने 2 बार डिफॉल्ट किया है तो उसे कोई नया लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये सारे सजेशन सिर्फ सजेशन बनकर रह गए, और यही वजह है कि 7 सालों के बाद आज हम जब रेरा का स्कोर कार्ड देखते हैं तो सिर्फ 26% का सक्सेस रेट है। 7 सवाल, वो कौन से 7 सवाल हैं जो मैं उठाने जा रहा हूं? वो कौन सी 7 नाकामियां हैं, या वो कौन से 7 एक्सपेक्टेशंस हैं जो रेरा से फुलफिल नहीं हुए हैं? पहली चीज, सवाल नंबर 1, रेरा से ये एक्सपेक्टेड था कि रेरा रियल एस्टेट में एक ट्रांसपेरेंसी लाएगा। क्या ऐसा हुआ है? अक्रॉस द कंट्री आप किसी भी होम बायर से इसका सवाल पूछ लें। रेरा एक्चुअली तो सच ये है कि ट्रांसपेरेंसी छोड़िए, रेरा ड्यू डिलिजेंस का प्लेटफॉर्म भी नहीं बन पाया है। आज भी अगर आप एक घर खरीदने के पहले बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड जानना चाहते हैं तो आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली को रेफर करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ऐसा नहीं हुआ है कि आप रेरा के वेबसाइट पर जाकर डेवलपर का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकें और सेटिस्फाई हो सकें। इवन ऑनलाइन रेपुटेशन जो होता है, जिसको हम लोग मीडिया की भाषा में ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कहते हैं, बायर के अगर 50 विक्टिम ने जाकर गूगल पे उनके खिलाफ निगेटिव रिव्यू दिया है तो डेवलपर की अपनी टीम 100 पॉजिटिव रिव्यू दे देती है। रेरा इन सब चीज़ों पे बिल्कुल साइलेंट है, आंखें बंद किए बैठा है, और यही वजह है कि रेरा के आने से ट्रांसपेरेंसी नहीं सुधरी है। दूसरा, हम सब जानते हैं रियल एस्टेट में टाइमली पोजीशन बहुत बड़ा इशू रहा है इंडिया में। क्या रेरा के आने के बाद अब घर टाइम पे मिलने लगे हैं? हम सब इसका जवाब जानते हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों है? टाइमली पोजीशन आज भी एक इशू क्यों है? जब रेरा एग्जिस्टेंस में आया तो जितने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स थे उनको रेरा में रजिस्टर्ड करने की जरूरत पड़ी थी। उस समय जो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने
7 साल 10 साल तक डिलीवर नहीं किया था, उन्होंने फ्रेश टाइमलाइन में भी 6-7 साल और मांग लिया। मतलब कि अगर किसी ने अपनी शादी के समय घर खरीदा था अपने लिए, वो शायद अपने बच्चों की शादी के समय उस घर को ले पाएंगे। यहीं पर आकर रेरा का वो पर्पस डिफीट हो गया। दूसरा, अगर हम फ्रेश प्रोजेक्ट्स की भी बात करें, रेरा का सेक्शन 7/3 जो है, जो प्रोजेक्ट एक्सटेंशन की बात करता है, अगर बिल्डर ने टाइम से पोजीशन नहीं दिया है तो सेक्शन 7/3 के अंतर्गत वो डेवलपर जाकर रेरा से फ्रेश टाइमलाइन ले सकता है, एक्सटेंशन ले सकता है। उसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं, कुछ शर्तें हैं। क्या वो शर्तों के साथ आज लोग एक्सटेंशन ले रहे हैं? ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं जहां डेवलपर्स ने रेरा में जाकर फ्रेश टाइमलाइन मांगा है और जस्टिफिकेशन क्या दिया है डिले का? फाइनेंशियल क्रंच, मार्केट कंडीशन। मतलब रेरा ये भी इंश्योर नहीं कर पा रहा है कि जो डेवलपर एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, क्या उसने फाइनेंशियल क्लोजर की तरफ ध्यान दिया है? वो सिर्फ जाकर एक रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जा रहा है और टाइमली पोजीशन की गारंटी आज भी नहीं है। सवाल नंबर 3, क्या रेरा के आने से जो ब्रॉड मार्केट प्रैक्टिसेस थे उसमें कोई चेंज आया है? सच तो यह है कि आज भी डेवलपर्स वैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं जैसे प्री रेरा डेज में किया करते थे। मैंडेट ये कहता है कि एक डेवलपर सारे अप्रूवल के बाद प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, लेकिन आप अक्रॉस द कंट्री, आप शहरों में होर्डिंग में देख सकते हैं, डेवलपर प्री लॉन्च में, आईपीओ स्टाइल लॉन्च में, क्लियरली प्री लॉन्च के कॉन्सेप्ट पे आज भी चल रहा है, जो एक प्री रेरा रियलिटी थी। कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डर बायर कॉन्ट्रैक्ट है, पूरी तरह से बिल्डर के फेवर में लोडेड होता है। ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट आज भी मार्केट की रियलिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि जरूरत इस बात की है कि एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाया जाए जो देश भर में लागू। उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात करें, आज भी एक डेवलपर बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी तब जाकर एक कंज्यूमर को देता है जब कंज्यूमर ने बुकिंग अमाउंट पे कर दिया है, और उसमें डेवलपर की तरफ से उसमें एक क्लॉज होता है कि अगर आपने बुकिंग कैंसिल किया तो डेवलपर के पास राइट है कि वो 10 या 20% पैसा डिडक्ट कर सकता है। माइंड यू, ये 10 या 20% बुकिंग अमाउंट का नहीं होता है, पूरे सेल्स कंसिडरेशन का होता है। मतलब कि अगर आपने 1 करोड़ का घर बुक किया है, बुकिंग अमाउंट 10 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन अगर आपने कैंसिल किया तो डेवलपर आपका पूरा 10 लाख रुपए फॉरफिट कर लेता है। तीसरी चीज, लॉ ये कहता है कि अगर डेवलपर सैंक्शनड प्लान में कोई चेंज करेगा तो उसे 2/3 ऑफ द बायर का कंसेंट लेना होगा। अब 2/3 बायर का कंसेंट लेना इतना आसान नहीं होता है। तो डेवलपर क्या कर रहे हैं आज कि वो आपको एक प्रायर कंसेंट साइन करने के लिए फोर्स करते हैं। वो प्रायर कंसेंट ये कहता है कि डेवलपर के पास राइट है, मैं उसको वो राइट दे रहा हूं कि वो फ्यूचर चेंजेस कर सकता है। तो ब्रॉड मार्केट प्रैक्टिसेस में भी रेरा के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। सवाल नंबर 4, क्या रेरा के आने से सेल्स जो चैनल है वो इंप्रूव हुआ है? सच तो यह है कि रेरा मैंडेट ये कहता है कि हर ब्रोकर को रेरा रजिस्टर्ड होना होगा, लेकिन आप किसी प्रोजेक्ट के बाहर, किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बाहर जाकर खड़े हो जाएं, वहां पे एक चाय वाले से लेकर के एक वहां के कर्मचारी का जो ड्राइवर है वो सब ब्रोकर हैं। ब्रोकरेज हाउसेज जो होते हैं जिनका रेरा रजिस्ट्रेशन होता है, वो अपने नीचे 100-500 सब ब्रोकर क्रिएट कर देते हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि डेवलपर सिर्फ कारपेट एरिया पे ही घर बेच सकता है। आज भी सुपर बिल्टअप एरिया पे बेचा जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि रेरा के आने के बाद अब डेवलपर कारपेट एरिया बताने लगे हैं, लेकिन अगर आपने मेरे 2000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में कारपेट एरिया मुझे 1200 दिया है, बाकी आपने सुपर बिल्टअप बनाया है, उसका ब्रेकअप कहाँ है? ये प्रैक्टिसेस तभी रुक सकती है जब आप सिर्फ और सिर्फ कारपेट एरिया पे बेचें। दूसरा, सेल्स में एक और प्रॉब्लम आती है कि बिल्डर्स आर्बिट्ररी डिमांड्स आज भी कर देते हैं।
मतलब ये कि डेवलपर आज भी या तो एस्केलेशन के नाम पे आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट की डिमांड कर देते हैं, या कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान पे बिना कंस्ट्रक्शन आगे बढ़े वो आपसे फर्दर पेमेंट का डिमांड कर देते हैं। तो सेल्स के लेवल पे भी रेरा के आने से ग्राउंड रियलिटीज नहीं बदली है। सबसे बड़ा सवाल, सवाल नंबर 5, क्या रेरा के आने के बाद भारतीय रियल एस्टेट का लिटिगेशन स्कोर कम हुआ है? क्या होम बायर को कानूनी पचड़े में अब इतने ज़्यादा पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है? सच तो ये है, रेरा के आने के बाद रेरा एक एडिशनल विंडो ऑफ लिटिगेशन बन गया है। रेरा के ऑर्डर्स भी जो होते हैं, जो होम बायर के फेवर में ऑर्डर्स होते हैं, वो सिर्फ पेपर डिक्री होते हैं। रेरा ऑर्डर्स का एक्सिक्यूशन ही नहीं होता है। रेरा ने अगर आपके फेवर में ऑर्डर दे भी दिया है तो वो डीएम के यहाँ कहीं पड़ा होता है, कलेक्ट्रेट में पड़ा होता है, जिसका कोई एक्सिक्यूशन नहीं होता है। और अगर बायर को इंसाफ चाहिए तो उसको फर्दर रिएट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ना ही पड़ता है। एक आरटीआई डालकर हम लोगों ने ये पूछा था कि क्या जो ये रेरा के मेंबर्स हैं, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स हैं, जो जज के तौर पे बैठ रहे हैं, इनकी कोई लीगल ट्रेनिंग है? जवाब मिला कि ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। इसका मतलब रेरा में जो एक्स ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स बैठे हैं, उनकी कोई लीगल ट्रेनिंग ही नहीं है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में जो ट्विन टावर डिमोलिशन का ऑर्डर दिया था, उसमें एक बहुत रिमार्केबल स्टेटमेंट था। वो ऑर्डर का एक पार्ट है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कितने बायर्स ऐसे हैं जो इतने लेंथी और कॉस्टली लिटिगेशन में जा सकते हैं, भाई रेरा की जरूरत ही इसी बात की थी कि बायर को लेंथी और कॉस्टली लिटिगेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज रेरा के बाद बायर का लिटिगेशन में एक एडिशनल विंडो बन गया है। सवाल नंबर 6, क्या रेरा बिल्डर के साथ स्ट्रिक्ट हो पाया है? सेक्शन 18 ऑफ रेरा, सेक्शन 18 रेरा कहता है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट में कहा है कि होम बायर के पास, अब मैं सुप्रीम कोर्ट की उस बात को रिपीट करता हूं, होम बायर्स हैव अनक्वालिफाइड एंड अनफेटर्ड राइट ऑफ रिफंड इवन इफ डिले इज फॉर 1 डे। मतलब कि अगर प्रोजेक्ट एक दिन भी डिले हुआ है तो बायर के पास एक राइट है कि वो अपना रिफंड ऑर्डर ले सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली हो क्या रहा है? रेरा के पास जाने पे रिफंड डिनाई कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ डिले पेनल्टी की बात होती है। रिफंड डिनाई इस नाम पर कर दिया जाता है कि ये मेजॉरिटी ऑफ होम बायर्स के इंटरेस्ट में नहीं है। बिल्डर के पास पैसा नहीं होगा तो वो घर कहां से बनाएगा? चलिए, अगर मैं इस आर्गुमेंट को भी मान लेता हूं तो सवाल यह उठता है कि क्या डिले पेनाल्टी जस्टिफाइड होता है? कंज्यूमर कोर्ट में आप जाते हैं और अगर आपके डॉक्यूमेंट में है कि बिल्डर ने आपसे 18% इन केस ऑफ लेट पेमेंट 18% मांगा है और यहाँ तो उसे भी 18% डिले पेनाल्टी देना पड़ेगा। रेरा क्या करता है? MCLR प्लस 1%। MCLR जो लोग नहीं जानते हैं वो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। मतलब कि जिस अमाउंट पे, जिस रेट पे आपने बैंक से पैसा बोरो किया है उससे सिर्फ 1% ज़्यादा आपको पेनल्टी के तौर पे मिलता है। मतलब कि अगर बिल्डर को आपने लेट पेमेंट किया तो वो आपसे 18% ले रहा है, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो MCLR प्लस 1%, और वो भी रेरा में जाने के बाद, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में बिल्डर तो यहां तक लिख कर दे देता है कि डिले होने पे वो पर स्क्वायर फीट 5 रुपए देगा, जो कि 1% भी नहीं होता है। आखिरी सवाल नंबर 7, हमने अभी तक होम बायर्स की बात की थी। सवाल नंबर 7, क्या रेरा जो वेल इंटेंशन्ड डेवलपर्स हैं, जिनके इंटेंशंस ठीक हैं, जो टाइमली डिलीवरी देना चाहते हैं, क्या रेरा उनके किसी काम का है? सच तो यह है कि रेरा के अपने हाथ बंधे हैं। गवर्नमेंट एजेंसी जो अप्रूवल देती हैं वो रेरा के दायरे से बाहर हैं।
अक्सर ऐसा देखा गया है कि इंटर डिपार्टमेंटल क्लासेज होते हैं, मतलब कि डेवलपर्स को जो जाकर 10, 20, 50 डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेने हैं, वहाँ पे 2 डिपार्टमेंट ने अगर क्लियरेंस दिया है, तीसरा रोक देता है, रेरा उसमें कुछ नहीं कर सकता है। कंक्लूजन क्या है? रेरा के लायबिलिटीज ज़्यादा हैं, बेनिफिट्स कम हैं। एक होम बायर के लिए रेरा इसमें कुछ नहीं बदला है, और शायद यही वजह है कि आज भी बायर्स जो हैं वो बिल्डर्स को एनसीएलटी में ज़्यादा घसीट रहे हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा रहे हैं बजाय रेरा में जाने के। जरूरत इस बात की है कि रेरा को कानूनी तौर पे और ज़्यादा रोबस्ट बनाया जाए, और ज़्यादा लीगल टिथ दिए जाएं, एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाया जाए, और सबसे बड़ी बात है, रेरा के जो एडजुडिकेटिंग मेंबर्स हैं उनका एक लीगल बैकग्राउंड होना चाहिए। उनकी या तो लीगल बैकग्राउंड हो या लीगल ट्रेनिंग हो। 7 साल के बाद ऐसा कुछ अभी तक तो हुआ नहीं है। रेरा 7 सालों के बाद भी वर्क इन प्रोग्रेस है, और पता नहीं आगे कितने सालों तक ये वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा। शायद अगले साल रेरा के 8 साल पूरे होने पे हम एक बार फिर बैठें और हम पूछें रेरा के 8 साल और 8 सवाल बढ़ ही जाएंगे, कम होने की गुंजाइश मुझे नहीं दिखती है। रेरा के बारे में ये मेरा एकदम ईमानदारी भरा ओपिनियन है। आप लोग अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस और ओपिनियन कैसा है।